कक्षा 10वीं भौतिकी के पहले यूनिट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लगभग इस प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के कुल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमको पढ़ना है यहाँ पे पहला यूनिट है इसका, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश आखिर होता क्या है। मान लीजिए कोई कमरा है और वो चारों तरफ से बंद है। उस कमरे में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है और यदि ऑटोमेटिकली पहले से उस कमरे में बल्ब लगा है और उसको ऑटोमेटिकली अगर बल्ब को हम जला दें तो सबसे ज़्यादा बॉडी के किस पार्ट पर इफेक्ट होगा? तो सीधा आंसर है, इसका जवाब है कि हमारी आँखें। यानी लाइट जब आती है तो हम ये समझ पाते हैं कि ये बोतल है, ये किताब है, ये हमारा मुंह है, ये तुम्हारा मुंह है, ये कुर्सी है, ये मेज है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अंधेरे कमरे में लाइट का समावेश नहीं होता तब तक हमको वस्तुएं दिखाई नहीं देती। वही वस्तु दिन में तो हमें दिखाई देती है परंतु रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देती। अतः स्पष्ट है कि वस्तुओं को दिखाई देने के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है लेकिन वस्तुओं को दृश्य बनाता है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। अर्थात इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है और उस संवेदना के फलस्वरूप हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब ये रही बात कि हम ये कहें कि प्रकाश ऊर्जा है, तो प्रकाश ऊर्जा है तो कैसे है? तो हम इसका दैनिक जीवन में उदाहरण भी देखते हैं। जैसे सोलर पैनल हम छतों पर लगाते हैं और उस सोलर पैनल के द्वारा हम एनर्जी स्टोर करते हैं। एनर्जी स्टोर करने के बाद जब एनर्जी स्टोर हो जाती है तो उसको हम डीसी करंट के माध्यम से उसके द्वारा हम बल्ब को जलाते हैं, पंखे चला लेते हैं, मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश, जैसे मान लीजिए यह एक कमरा है और इस कमरे में यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है। इस कमरे में पूरा अंधेरा है, ये पूरा अंधेरा है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, आप मान लीजिए यहाँ कहीं खड़े हैं और आप यहाँ जब खड़े होंगे तो इस कमरे में चारों तरफ कहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए रात का समय है और कमरे में आप उपस्थित हैं तो हमको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। लेकिन ऑटोमेटिकली अगर हम इसके स्विच को ऑन करें, जो बल्ब का स्विच है उसको ऑन करें, तो हम देखते ये हैं कि बल्ब का स्विच ऑन करने के उपरांत ही हमको सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की जब उपस्थिति हो जाती है तो हमको वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखेंगे तो उसके लिए प्रकाश की उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है लेकिन वस्तुओं को वो दृश्यमान बनाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। तो यहाँ हम प्रकाश के डिफिनीशन को लिखेंगे। पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, और इसको लिखेंगे हम कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को
संवेदित करती है, आँखों को संवेदित करती है। संवेदित करने का मतलब संवेदना प्रदान करती है, अर्थात आँखों को उत्तेजित कराकर, आँखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का ज्ञान कराती है, वस्तुओं का ज्ञान कराती है। तो ये हम मतलब डिफिनीशन के तौर पर हम ये इसको पढ़ेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, यानी संवेदना प्रदान करती है, और इस संवेदना के चलते आँख में उत्तेजना पैदा होती है, यानी कि जो सेंसिटिविटी आँख को मिलती है उस सेंसिटिविटी के स्वरूप हमको स्टिमुलस कंडीशन प्राप्त होता है, यानी कि आँखों को एक उत्तेजना शक्ति मिलती है और उस उत्तेजना शक्ति के द्वारा हम वस्तुओं का ज्ञान कर पाते हैं कि यह कुर्सी है, यह मेज है, ये कॉपी है, किताब है, कलम है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी हम देखते हैं प्रकाश की उपस्थिति मात्र से ही हमको वस्तुएं दृश्यमान होती हैं, अदरवाइज हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। तो ये था प्रकाश का डिफिनीशन। अब प्रकाश से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें हैं। प्रकाश से संबंधित बातें, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको हम प्रकाश के गुण के भी नाम से जान सकते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश का गुण। तो इससे प्रकाश से संबंधित कुछ बातें हैं। इसमें पहली बात यह है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये पहली बात ये है जिसको हम प्रकाश के गुण के नाम से जानते हैं। उसके गुण में पहला बात यह है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे रही बात कि प्रकाश जब चलता है तो यहाँ पे माध्यम का क्या तात्पर्य है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है जिससे हम प्रकाश पैदा कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के सोर्स हैं, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल, यानी एक प्राकृतिक स्रोत है और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में जैसे मान लीजिए सूर्य आ गए, तारे आ गए, चंद्रमा आ गया, तो ये प्राकृतिक स्रोत हैं। और जैसे मोमबत्ती की लाइट हुई, टार्च की लाइट हुई, बल्ब की लाइट हुई, इसको हम कहेंगे इससे जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह कृत्रिम स्रोत में जाता है। तो पहली बात इसकी है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ हमको माध्यम के बारे में जानना है, यानी मीडियम। तो आप जानते हैं कि इस वातावरण में दो तरह के मीडियम हमको बड़ी आसानी से देखने को मिलते हैं। एक तो जहाँ पर वायु उपस्थित है और एक जहाँ पर वायु अनुपस्थित है, यानी कि जहाँ पे वायु की उपस्थिति नहीं है। तो जहाँ पे वायु की उपस्थिति नहीं होती है उसको हम बोलते हैं निर्वात। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ वायु है, और जहाँ वायु नहीं है अगर यहाँ से हम लाइट अगर जलाएं तो वायु जहाँ तक है वहाँ तक तो लाइट जाएगा ही, लेकिन जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ वायु नहीं है, लाइट वहाँ पर भी चला जाता है। यानी कि उसको चलने के लिए किसी चीज़ की, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी माध्यम से किसी माध्यम में जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप टार्च जलाए और टार्च के आगे मान लीजिए यहाँ पे आप रख दिए, यहाँ पे टार्च जला रहे हैं, ये मान लीजिए सपोज के लिए टार्च है, और यहाँ पर ये शीशा दर्पण है, मतलब शीशा है जिसके आर पार हमको दिखाई दे रहा है। तो जब यहाँ से टार्च की लाइट आप जलाएंगे तो टार्च की लाइट पहले शीशे में जाएगी। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो शीशा लगाए हुए हैं इस कांच के इस बगल भी हवा है
और कांच के इस बगल भी हवा है। तो आप जैसे ही टार्च की लाइट को यहाँ जलाएंगे तो देखिए लाइट जली, तो लाइट जाके अब हवा से जा रहा है किसमें, कांच से, और कांच में घुसकर फिर इस किस में निकल जा रहा है, हवा में। यानी कहने का मतलब यहाँ पर दो माध्यम है, कौन कौन, एक हवा और दूसरा कांच। हवा से जला रहे हैं, किस में जा रहा है, कांच में। तो कांच एक माध्यम हो गया, एक माध्यम हवा हो गया। मान लीजिए आपके पास हीरा है, हीरा यहाँ पर आप रख दिए, यहाँ पर मान लीजिए हीरा है, और यहाँ से आप टार्च की लाइट जला रहे हैं, तो टार्च की लाइट जो जाएगी वो हीरे में जाएगी, और हीरे में जाने के बाद से पुनः उसको भेदते हुए वो बाहर निकल जाएगी, फिर पुनः वो वायु में चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, जैसे रोज सूर्य उगता है तो हम देखते हैं, मान लीजिए यह सूर्य है और पृथ्वी यहाँ पर है, ये है आपकी पृथ्वी। तो सूर्य से जब किरणें चलती हैं तो सूर्य से किरणें चलने के बाद इसके मार्ग में तमाम तरह के माध्यम मिलते हैं हमको। पहला माध्यम क्या है, यानी हमको देखने को ये मिलता है जब सूर्य से किरणें चलती हैं तो हमको निर्वात मिलेगा। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु उपस्थित न हो। निर्वात के बाद बीच में हमको क्या मिलेगा, ओजोन परत मिलेगा, ओजोन परत। फिर हम नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, वायु मिलेगा, तब हम पृथ्वी पर मतलब इसकी किरण आती है। यानी कहने का मतलब जब सूर्य से प्रकाश किरणें चलती हैं तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कई माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। मान लीजिए बीच में सूर्य से चलेगा तो बीच में निर्वात है, निर्वात है, कहीं ओजोन परत है, ओजोन परत के बाद वायुमंडल है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरणें जब सूर्य से चलती हैं पृथ्वी तक आती हैं तो उसको तमाम माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए माध्यम का बाउंडेशन होता तो सूर्य की जो किरण है वो या तो निर्वात में रह जाती, मतलब यहाँ से निर्वात तक, जहाँ तक निर्वात है वहीं तक आते, उसके बाद ये तमाम तरह के परत है, ओजोन परत है, फिर वायुमंडल है, तब तो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती। लेकिन हम ये स्पष्ट देख पाते हैं कि सूर्य से चली हुई किरणें पृथ्वी तक पहुँचती हैं। इसका मतलब कि अगर इन किरणों को बीच में माध्यम की आवश्यकता होती तो ये पृथ्वी तक नहीं पहुँचती। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी माध्यम उसके लिए आवश्यक नहीं है। माध्यम हो ना हो, प्रकाश इसका मतलब हर जगह पहुंच जाएगा, चाहे माध्यम हो या माध्यम। जैसे तालाब का मान लीजिए स्वच्छ जल है, और आप जानते हैं तालाब का जल स्थिर होता है। जैसे ही आप टार्च की लाइट को ऐसे जलाएंगे तो उस जो नीचे सतह है तालाब का वहां तक हमको दिखाई दे देगा। ऐसा क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश है वो पानी के अंदर भी जा रहा है, तभी हमको निचले सतह पर जो मौजूद कण है या मछली है जो भी है हमको दिखाई दे रही है। तो मतलब कहने का ये है कि प्रकाश जब भी चलेगा तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि माध्यम एक ही हो, चाहे माध्यम 2 हो, माध्यम 5 हो, कितनों माध्यम होंगे, प्रकाश उन सभी माध्यमों से होकर गुजरेगा। बस अंतर ये है कि वह माध्यम पारदर्शी ही होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब क्या, जिसके आर पार हम देख सकें। ऐसा नहीं है कि हम टार्च की लाइट जला रहे हैं और यहाँ पर लकड़ी लगा दिए और टार्च की लाइट ऊपर से जला रहे हैं। तो चूंकि लकड़ी अपारदर्शी माध्यम है तो ये प्रकाश अपारदर्शी माध्यम को भेदता नहीं है, इसलिए हमको इस बगल दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, मतलब नहीं होगी, बशर्ते इन दोनों माध्यमों में पारदर्शी माध्यम कितना भी हो प्रकाश जाएगा, और पारदर्शी माध्यम नहीं होगा तो प्रकाश नहीं गमन करेगा। तो ये इसका पहला गुण है। दूसरा ये देखते हैं, दूसरा ये है कि निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु उपस्थित न हो, यानी कि जहाँ पर वायु उपस्थित नहीं होगा वहाँ भी प्रकाश चल जाएगा, यानी कि वहाँ पर प्रकाश को जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा ये है, इसको दूसरे में ही ऐड कर देते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है भाई, इसको दूसरे में ही ऐड कर दीजिए। दूसरा देखिए, प्रकाश की चाल अलग अलग
माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए हम अपने आप को, जैसे मान लीजिए मानव जाति की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति को अगर पानी में दौड़ाया जाए, बालू में दौड़ाया जाए, घास के मैदान पर दौड़ाया जाए, तो आप, बहुत सिंपल उदाहरण है, पानी में आपको दौड़ाया जाए और अगर आपको बालू में दौड़ाया जाए और ऐसे पार्क में धूप पे दौड़ाया जाए, तो आप सबसे तेज कहाँ दौड़ेंगे? सबसे तेज हम दौड़ेंगे किस पे? घास के मैदान में। उसके बाद उससे तेज दौड़ेंगे किस पे? हम बालू में। और सबसे धीमी गति से हमारी दौड़ किस में होगी? पानी में होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर 3 तरह के माध्यम है। एक ऐसा दूब वाला माध्यम यानी घास का मैदान ऐसा माध्यम है जहाँ पर केवल वायु उपस्थित है। बालू में, आप बालू में दौड़ेंगे तो बालू के अणुओं का घनत्व, जहाँ दूब में आप दौड़ रहे हैं वहाँ पर केवल वायुमंडल है। वायु के अणुओं के तुलना में बालू के जो अणु होते हैं वो नज़दीक नज़दीक होते हैं, यानी कि बालू का घनत्व वायु के घनत्व से ज़्यादा होता है। फिर हम पानी में जाएंगे तो पानी का घनत्व इन दोनों के घनत्व से ज़्यादा होगा, यानी कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, घनत्व ज़्यादा होगी, वहाँ पर हम तेज नहीं दौड़ पाएंगे। सेम टू सेम वही कंडीशन प्रकाश के लिए भी है कि अगर प्रकाश को हम निर्वात में चलाएंगे तो सबसे तेज चलेगा, यानी कि वहाँ पर कोई उसको रुकावट नहीं है। कांच में चलाएंगे तो निर्वात से थोड़ी कम स्पीड से चलेगा। और अगर हम उसको हीरे में चलाएं तो हीरे में और कम स्पीड से चलेगा, क्योंकि हीरे के जो अणु होते हैं वो अत्यंत नज़दीक होते हैं। तो यहाँ पर प्रयोगों के द्वारा यह पाया गया है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी जहाँ पर हवा उपस्थित नहीं होगा वहाँ पर प्रकाश की जो स्पीड होगी वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। यानी 1 सेकंड में वह 3 × 10⁸ मीटर जाएगा। सोच लीजिए इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जाएगा। और सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है। सबसे कम चाल किसमें होती है? हीरे में होती है। और वो कितनी चाल है? वो चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश माध्यम अलग अलग होगा तो उसकी स्पीड भी अलग अलग होगी। यानी जो माध्यम जितना सुगम होगा, यानी जिस माध्यम का घनत्व जितना ही कम होगा, उस माध्यम में प्रकाश उतना ही तेज चलेगा। और जिस माध्यम में घनत्व जितना ही ज़्यादा होगा, उस माध्यम में प्रकाश उतना ही कम चाल से चलेगा। तो यानी सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड किसमें? निर्वात में, यानी जहाँ पर हवा नहीं है। और सबसे कम चाल होती है हीरे में। हीरे में उसको प्रकाश को, अगर मान लीजिए आपके सामने हीरा रखा हुआ है, यहाँ से लाइट जलाएंगे आप, तो निर्वात की अपेक्षा जब हम हीरे में डालेंगे लाइट को तो बहुत उसकी स्पीड उसकी तुलना में कम हो जाएगी। और वह स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आइए तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यानी प्रकाश जब भी चलेगा तो हमेशा सीधी रेखा में ही चलेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अब इसको हम कैसे, इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया गया है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 पेज हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 पेज है, एक पेज ये है और एक पेज ये है। इन दोनों पेजों को हम ऐसे खड़ा कर दिए, ऐसे मान लीजिए हम खड़ा कर दिए, और दोनों का छिद्र एक इसको बराबर करके मान लीजिए हम यहाँ पर छिद्र कर रहे हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए छिद्र कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हमने छिद्र कर दिया। अब हम इसको इन दोनों को एक सीध में रखते हैं
तो जैसे ही हम पहले यानी कि पहले वाले छिद्र पर जब प्रकाश की लाइट मारेंगे, तो प्रकाश की लाइट जब पहले वाले छिद्र पर मारेंगे तो दूसरे छिद्र से यानी कि इस वाले छिद्र से होके निकल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश जिगजैग मोशन करता, टेढ़ी मेढ़ी गति करता, तो हम यहाँ पर लाइट जलाते तो इस पार होके नहीं निकलता। और जैसे ही इसको मान लीजिए थोड़ा इधर उधर कर देंगे हम, तो प्रकाश की लाइट यहाँ जलाएंगे तो लाइट इस बगल नहीं आएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, यानी कि प्रकाश जब भी चलेगा तो एक सरल रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में चलेगा। तो इस तरह से ये प्रकाश के कुछ मुख्य गुण थे। चौथा जो इसका गुण है वो ये है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आपके जेहन में ये बात आ रही होगी कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये अभी इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसके बारे में वहाँ जब पहुँचेंगे हम, यानी कि लाइट जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको समझें तो यह लाइन यह बात कह रहा है कि प्रकाश कहीं भी चल सकता है, अर्थात माध्यम इफेक्ट नहीं करता। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का गुण ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है कि यहाँ पर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आप बंद कमरे में भी रहेंगे तो वह वेव वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इस तरह से प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, क्योंकि यह प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तो इसलिए इसका ये चौथा जो प्रॉपर्टी है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति भी व्यवहार करता है। फिलहाल आप यहीं तक अध्ययन करेंगे, और इसमें अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमको व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से हमसे संपर्क कर लेंगे। और हमने जो भी ये लिख के बताया है आप उसको अपने नोट्स पे ज़रूर लिखेंगे, और नोट्स पे लिखने के बाद एक बार ज़रूर उसका फ़ोटो आप व्हाट्सएप पे डालेंगे ताकि सबकी चेकिंग हो सके। धन्यवाद।